गाइस आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण जो 15 विस्तृत उत्तरीय टाइप के प्रश्न है वे लेकर आ चुका हूं। गाइस इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर में से कम 30 नंबर अधिकतम 40 नंबर तक की वेटेज रखेंगे, क्योंकि गाइस आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, आप लोग देखे भी होंगे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वह आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो लॉन्ग में भी पूछा जाता है, अगर नहीं पूछा जाता तो ये सभी क्वेश्चन छोटे छोटे करके लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी कभी कभी यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न भी बनते हैं। कैसे बनते हैं हम अभी लेक्चर लेंगे तो इसमें बताएंगे आपको। गाइस इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर नए स्टूडेंट हो चैनल पर तो आप क्या करना, अभी तक 8 प्रश्न हो चुके हैं, 8 प्रश्न आपको नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर मिल जाएगा। और आज मैं 90 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, इससे पहले के सभी वीडियोज को आप देख लेना क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में गाइस अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक करिए, और लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरे लेक्चर को देखिए। निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको समझ में भी आएगा और लंबे समय तक याद भी होगा। हम छोटे छोटे क्लिप के जरिए, पॉइंट के जरिए आपको याद कराने की कोशिश भी करेंगे। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का 9वां प्रश्न है कि व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों लिखिए। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए अगर यहां से लघु उत्तरी टाइप का प्रश्न बनेगा तो सीधे पूछेगा व्यतिकरण क्या है, तो आप इसका डिफिनेशन लिख देना, ये 2 प्रकार है ये लिख देना। अगर पूछेगा व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, जब मैं शर्त बताऊंगा, जो शर्त होते हैं अभी हम आपको बताऊंगा, तो उन शर्तों को लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपके अति लघु उत्तरी में पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि व्यतिकरण की संपोषी व्यतिकरण क्या है, विनाशी व्यतिकरण क्या है, तो इसे आप अति लघु उत्तरी में दे देना। तो यहां से आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी सभी प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। तो गाइस चलिए समझते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है। देखिए मान लेते हैं कि दो तरंग ये दोनों है, मान लीजिए ये तरंग है, ठीक है, दूसरा तरंग ये है। अभी डिफिनीशन मत समझिए, जो मैं चीजें बता रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक देखिए, डिफिनीशन अभी आपको समझ में आ जाते हैं। मान लेते हैं कि ये 2 तरंग हैं जिनकी तीव्रता मान लेते हैं इसका I1 है, इसका I2 है, ठीक है। माना कि ये 2 तरंग हैं जिनकी तीव्रता I1 और I2 है, ठीक है। इन दोनों तरंगों का आयाम और आवृत्ति दोनों क्या है, समान है, और साथ में ये समान दिशा में भी संचरित हो रही है। ठीक है, फिर से समझना, मानते हैं कि ये 2 तरंग हैं, दोनों तरंगों की ये आयाम और आवृत्ति दोनों क्या है, समान है, इक्वल है, और ये दोनों तरंगे समान दिशा में संचरित हो रही हैं। तो होता क्या है, जैसे नहीं होता है कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपका दोस्त भी कहीं वही इसी जगह जा रहा है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, वहां पर आपका दोस्त भी जा रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, एक ही बाइक से जाना आप लोगों को, तो सोचो कि क्यों अलग अलग बाइक ले, दोनों आपस में एक ही बाइक पे बैठ जाते हो, दोनों जुड़ जाते हो, ठीक है, एक साथ चले जाते हो। वही यहां पर भी होता है, ये 2 तरंगे हैं, दोनों तरंग की आयाम और आवृत्ति समान है और समान दिशा में जा रहे हैं। जब समान दिशा में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में साथ में बैठ जाते हैं, एक साथ चलने लगते हैं। देखना यहां पर क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, अध्यारोपण हो जाता है। एक छोटा सा शब्द है अध्यारोपण, आप लोग क्लास 11th में इसे सुने होंगे, अध्यारोपण। इन दोनों का अध्यारोपण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण के पश्चात ध्यानपूर्वक समझना, ये दोनों की जो देखिए इधर इसका भी आयाम ऊपर की ओर, इसका भी आयाम ऊपर की, तो इन दोनों का आयाम जोड़कर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका इन दोनों का आयाम जुड़ जाता है, अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, फिर से एक बात समझना, 2 तरंगे हैं जिनकी आयाम और आवृत्ति समान है और समान दिशा में जा रही हैं। डिफिनीशन को समझने की कोशिश करना, समझ लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा तो ये डिफिनीशन जो मैं लिखा हूं एक दिया में याद हो जाएगा और एग्जाम में एकदम सीधे छाप के चले आओगे। नहीं समझोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में रिवीजन करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, और फिर आप रिवीजन करना पड़ेगा, वैसे रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। फिर से समझना ध्यानपूर्वक, 2 तरंगे हैं जिनका
आयाम और आवृत्ति समान है और वो समान दिशा में जा रही हैं, एक ही जगह जा रहे हैं दोनों, तो उनका अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण के पश्चात इन दोनों का, जैसे मान लीजिए इसका भी आयाम ऊपर की ओर है, इसका भी आयाम ऊपर की ओर है, इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसका भी प्लस ऊपर की ओर है, इसका भी प्लस ऊपर की ओर है, तो ये दोनों आपस में जुड़कर इनका अध्यारोपण होने के पश्चात इस प्रकार से एक बड़ा आयाम वाला, एक अधिकतम आयाम वाला एक नया तरंग बना लेते हैं। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। फिर से समझ में आया? नहीं समझ में आया? सही से बताना। नहीं समझ में आया? एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं। दो तरंगे जिनके आयाम और आवृत्ति समान होती हैं और वे समान दिशा में जाते हैं तो उनका अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण के पश्चात देखना यहां पर दोनों आपस में जुड़ गए हैं, अगर समान आवृत्ति से समान दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो है आयाम अधिकतम हो जाता है, इनकी तीव्रता अधिकतम हो जाता है। मान लेते हैं कि यही दो तरंग हैं, इस प्रकार से हैं। एक आपका तरंग इस प्रकार से है ऊपर की ओर, दूसरा तरंग इस प्रकार से है। ठीक है, एक तरंग है इस प्रकार से आपका, प्लस यहाँ ऊपर है माइनस है, एक तरंग प्लस ऊपर है माइनस इस प्रकार है, एक तरंग इस प्रकार से है, दूसरा तरंग इस प्रकार से है, तब ये उसी दिशा में जा रहा है। मतलब होता है ना, कुछ एक आदमी ऐसा है जिनका स्वभाव कुछ अलग है, दूसरे आदमी का स्वभाव कुछ अलग है, तब क्या होगा? तब पर भी अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो उनका अध्यारोपण होगा। लेकिन अध्यारोपण के पश्चात इनकी जो तीव्रता होती है यह कम हो जाती है, इनकी तीव्रता कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हो। जैसे आपके क्लास में काफी टाइप के स्टूडेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट तेज होते हैं, दो तेज स्टूडेंट जो कि दोनों तेज होते हैं, जो पढ़ने में दोनों तेज स्टूडेंट होते हैं, वे दोनों एक साथ रहने लगते हैं तो उनकी तीव्रता, उनका जो एग्जाम में नंबर आता है दोनों बढ़ जाता है। वहीं पे अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ एक स्टूडेंट थोड़ा तेज होते हैं, कुछ स्टूडेंट थोड़ा कम होते हैं, कम तेज होते हैं, वे दोनों एक साथ रहने लगते हैं, जो कम वाला स्टूडेंट होता है उसके प्रभाव में आकर तेज वाला स्टूडेंट का जो है तीव्रता न्यूनतम हो जाता है। अगर इस घटना को, जिसमें तीव्रता अधिकतम हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। ध्यानपूर्वक समझना, संतोषी नहीं, संपोषी व्यतिकरण। क्या कहा जाता है? संपोषी व्यतिकरण। और जिसमें इनकी तीव्रता कम हो जाता है तो वे सब कहां जा रहे हैं? विनाश की ओर जा रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट, एक पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट किसी खराब स्टूडेंट के साथ रहने लगा और खराब स्टूडेंट के प्रभाव की वजह से उसकी जो रिजल्टेंट है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, जो उसकी तीव्रता है कम हो रही है पढ़ाई करने की, तो वह किस साइड में जा रहा है? वह अपने वह लाइफ को विनाश कर रहा है। किसे कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। बोलिए समझ में आया कि नहीं? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? दो स्टूडेंट जिनकी तीव्रता डिफरेंट टाइप की है, जिनकी कैपेसिटी डिफरेंट टाइप की है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि तेज है पढ़ने में, एक स्टूडेंट ऐसा है, यहाँ पर ये वाला तरंग तेज था लेकिन दूसरा स्टूडेंट इसी के अपोजिट था, थोड़ा कम था, और ये पहला वाला स्टूडेंट इसके प्रभाव में आ गया, कम वाले के, और प्रभाव में आने की वजह से इसकी रिजल्ट, जैसे वह 90% ला रहा था वह अब 60% पे आ गया, तो उसकी रिजल्ट कम हो गया, मतलब वह विनाश हो गया, उसकी विनाशी हो गई, तो इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो यही डिफिनीशन होता है व्यतिकरण का। ध्यानपूर्वक देखना, जब दो समान आवृत्ति व आयाम के, वही बात है, दो तरंगे हैं जो कि समान आवृत्ति और आयाम के, ठीक है, दो समान आवृत्ति व आयाम के प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचरित हो रही हो। आपको मैंने बताया, जब अगर आपको कहीं एक साथ जाना होता है तो एक साथ संचरित हो रही है तो उनका अध्यारोपण हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण के पश्चात क्या होता है? कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाता है तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाता है। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाता है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस पूरे घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। डिफिनीशन आपको समझ में आया कि नहीं? जब दो समान आवृत्ति व आयाम की तरंगे समान माध्यम में समान दिशा में संचरित होती हैं तो उनका अध्यारोपण हो जाता है। अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाता है तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, और इस पूरे घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है
संपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन स्थानों को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और विनाशी व्यतिकरण में जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उससे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक आपका इक्वेशन है, मानते हैं कि दो प्रकाश की जो है तीव्रता I1 है I2 है, दो प्रकाश हैं जिनकी तीव्रता I1 I2 है, तो उन प्रकाश की व्यतिकरण के पश्चात उन प्रकाश का जो रिजल्टेंट तीव्रता कैसे मापा जाता है, किस फार्मूले का यूज किया जाता है। ये फार्मूला है I = √I1 + √I2 + 2 √I1 I2 cos phi। अब ये अगर संपोषी व्यतिकरण होगा तो उसके लिए क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा तो उसके लिए क्या होगा, ये दोनों चीजें आपको बताने जा रहे हैं, और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल प्रश्न भी बनते हैं, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन जब मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का सीरीज कराऊंगा जनवरी के महीने में, तब आपको अच्छे से हम इसे भी बताऊंगा, ये भी डेरिवेशन कराऊंगा, उसका टेंशन मत लेना आप लोग। तो गाइस चलते हैं, इस फार्मूले से के आधार पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए स्थिति ज्ञात करते हैं। देखिए क्या होता है, ये फार्मूला है, मान लेते हैं कि दो आपका तरंग है जिनकी तीव्रता I1 है I2 है, इनका व्यतिकरण होता है, इनका क्या होता है, व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण के पश्चात इनकी तीव्रता क्या होती है, I = √I1 + √I2 + √I1 I2 cos phi। ठीक है, cos phi इस प्रकार से होता है इनके व्यतिकरण के पश्चात। मान लेते हैं अगर आपका यह व्यतिकरण जो है संपोषी व्यतिकरण, तो क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, देखना ध्यानपूर्वक। संपोषी व्यतिकरण के लिए इस I का मान अधिकतम होता है। अधिकतम कब होगा, जब cos phi का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब cos phi का मान 0 होगा तब उस I का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। कब होगा अधिकतम, जब cos phi का मान 1 होगा तब इसका मान अधिकतम होगा। तब cos phi का मान 1 रखना होगा, तब इसका मान अधिकतम होगा ना। अधिकतम के लिए अधिकतम के लिए cos phi का मान 1 रखना होगा। तो 1 रखते हैं, I = क्या हो जाएगा, √I1 + √I2 प्लस यहाँ पे 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 √I1 I2 इस प्रकार से। अब ये बताइए A² इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार से इसको लिख सकते हो कि नहीं। एक मिनट देखिए, एक मिनट थोड़ी गलती हो गई आपका। इस प्रकार से होता है, यहाँ पर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस प्रकार से होती है, थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसकी परिणामी तीव्रता जो होती है √I1² + √I2² + 2 √I1 I2 cos phi होता है। इसकी परिणामी तीव्रता जो होता है क्या होता है, √I1² + √I2² + 2 √I1 I2 cos phi होता है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, गलती हो जाती है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, 1 मिनट समझना। तब इसकी जो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिएगा आप लोग, इसे क्या लिख सकते हैं। इसे आप लोग लिख सकते हो, इसका फार्मूला हो गया ना, A² + B² + 2AB इसका फार्मूला है। ये किसके बराबर होता है, A + B का होल स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर A है, ये B है, तो √I1 + √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √I1 + √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए I का मान क्या होता है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। यहीं पे अगर विनाशी व्यतिकरण हो तो विनाशी व्यतिकरण के लिए, अब यहां से बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है। कैसे पूछता है, पूछेगा संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें
तो ये लिख देना √I1 + I2 = √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, इसे लिख देना। या कभी कभी पूछेगा अधिकतम या फिर समपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान 1 होता है, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, cos फाई का मान -1 होगा, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान माइनस होगा, तो ये 1 होगा। तो क्या होगा, I = I1 √I1 का होल स्क्वायर प्लस √I2 का होल स्क्वायर प्लस cos प्लस √I1 I2 cos फाई क्या -1, ठीक रखेंगे। अब ये -1 से क्या हो जाएगा, I = क्या हो जाएगा, √I1 + √I2 माइनस ये होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे I1 I2 2 होगा। यार क्यों गलती हो जा रही है आज ज़्यादा, ठीक है, गलती हो जा रही है, क्या करें, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पे 2 होगा, इस प्रकार से होगा। ये किसका फार्मूला है, A² - B² का, तो इसका क्या होगा, I = क्या होगा, कोष्टक में √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये आपका शर्त है किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। ये दोनों शर्तें याद रखना, क्योंकि ये बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, और इसी शर्त के आधार पे आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी लगते हैं। कभी कभी आयाम पूछता, तो आयाम क्या होता है, तीव्रता के वर्ग के आयाम जो होता है, आयाम के लिए जो होता है, उस किसी भी आयाम A है तो A में क्या आयाम और A में क्या संबंध होता है, I = क्या होता है, KA², यही होता है ना। जहाँ पर A आपका आयाम है, तीव्रता I है, ये आप लोग 11वीं में पढ़े थे। कभी कभी आयाम पूछता है तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे I1 I2 क्या रख देते हैं, तो आयाम से भी निकल जाता है। लेकिन कभी कभी पूछता है, उसका टेंशन मत लेना। मैं इसका जब न्यूमेरिकल इस चैप्टर का कराऊंगा, टॉप 10 न्यूमेरिकल, टॉप 15 न्यूमेरिकल जब कराऊंगा ना हर एक चैप्टर के, तब मैं वहाँ पर अच्छे से आपको बता देंगे, ठीक है, उसका इशू मत बनाना। ये आयाम अगर पूछता है तो इस प्रकार से करते हैं, छोड़िए, जाने दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो। इतना तो समझ में आ गया ना, समपोषी व्यतिकरण के लिए या विनाशी व्यतिकरण के लिए जो सूत्र निकले, आ गया ना। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे व्यतिकरण क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप यहाँ तक सूत्र निकालना, क्योंकि एग्जामिनर पर अलग इफेक्ट आएगा, ठीक है। जो मैं बताया उसे लिखना। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती हैं, तो हेडिंग कर लीजिएगा, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। उससे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्वालिटी थोड़ा बढ़ाकर, या फिर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग कहते हो नहीं लिखना, तो छाप लीजिए इसे। छापो तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, छाप लिए होंगे आप लोग। अब हेडिंग कर लीजिएगा कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहला शर्त क्या है व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। सबसे पहला शर्त, ठीक है, क्या है शर्त, हेडिंग करिएगा। सबसे पहला शर्त क्या है कि इन दोनों प्रकाश स्रोतों के दोनों तरंगों का आवृत्ति और आयाम समान होना चाहिए। दोनों तरंगों का आवृत्ति और आयाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, पहला इसका शर्त है, ठीक है। दूसरा क्या है, दोनों प्रकाश स्रोतों का या दोनों तरंगों का आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य कोष्टक में लैम्डा लिख दो, समान होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, ये सभी चीजें जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। होना चाहिए, ठीक है, इसे आप लोग बना चाहिए लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा आपके लिए, 4 मैं आपको लिखाऊंगा। तीसरा है आपका कि व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत ही संकीर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संकीर्ण, एक मिनट, इस तरह से लिखा जाएगा संकीर्ण,
संकीर्ण प्रकाश स्रोत होना चाहिए। क्या होगा? तीसरा आपका संकीर्ण, जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं विशेष संकीर्ण होना चाहिए। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? पतला होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? संकीर्ण होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? दोनों प्रकाश एक ही दिशा में चलना चाहिए। दोनों प्रकाश एक ही दिशा में चलना चाहिए। इस प्रकार से 4 इसके मैं शर्त लिखा रहा हूं। छोटे छोटे शर्त हैं, किताब में तो बहुत दिया होता है, लेकिन जब उन सभी शर्तों को हम लोग पढ़ेंगे, कब डेरिवेशन कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तो रटना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपको व्यतिकरण समझ में आया या नहीं आया। मैं कोशिश किया हूँ अच्छे तरीके से समझाने की, और मैं कोशिश करूँगा। साथ में गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ कि गाइस आपके लिए मैं टेस्ट का अरेंजमेंट किया हूँ 31 दिसंबर को, इस वर्ष के अंतिम दिन। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हो, आप लोग टेस्ट देने आना, कोशिश करना अपने दोस्तों को भी लेकर आना, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपका दोस्त किस लेवल पर कर रहा है। ठीक है। इसलिए वीडियोज को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। शेयर कैसे करना? उन्हें बता सकते हो कि अल्फा इंस्टीट्यूट पर इसे चल रहा है, वो यूट्यूब पे जाएंगे, अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, खुद ही मिल जाएगा। या फिर वीडियो का लिंक निकालना होता है, आप लोग थोड़ा मोड़ा अगर टेक्निकल होंगे तो लिंक निकाल कर व्हाट्सएप पे भेज देना, चला जाएगा उनके यहाँ, ठीक है। तो गाइस इस तरह से मेहनत से पढ़िए, समय बहुत कम बचा हुआ है, आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हम तैयार हैं। अभी आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन प्लान लेकर आने वाला हूँ, जनवरी से कैसे पढ़ना है। और एग्जाम से पहले आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका टेंशन छोड़ दो, हम सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। पढ़ना तो आप ही का पड़ेगा, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, पढ़ा भी रहा हूँ, याद तो आप ही को करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट क्लास में नहीं आ रहे हैं, वे सभी लोग बहुत पछताएंगे रिजल्ट आने के बाद। लापरवाही मत करो। वैसे तो हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स भी नहीं है, अगर कोई पढ़ा भी रहा तो उसका आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।